हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन वाला टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ के कण आकर क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल इस दीवार का लिया था कि दीवार की जो ये सतह होती है ऊपरी, इस सतह के ऊपर हम ये कहते हैं कि कलर जब करते हैं तो ये एक अधिशोषण की क्रिया हुई। ठीक है, आज हम अधिशोषण से संबंधित और भी कुछ परिभाषाएं लेंगे, ठीक है ना, जिसमें देखो सबसे पहली परिभाषा आती है विशोषण। विशोषण का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने ये कलर किया है ना, सतह पर, और सतह पर कलर करने के बाद हमारा ये मन करे कि नहीं हमें इस कलर को हटाना है, तो क्या करते हैं, एक पेपर आता है, रेगमाल पेपर से इसको घसा जाता है, जिससे क्या होता है, ये कण जो होते हैं कलर के, ये धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, इससे हटते जाते हैं। तो विशोषण परिभाषा जो इसकी आती है, विशोषण का मतलब होता है कि किसी पृष्ठ से, क्या कहते हैं, किसी पृष्ठ से, है ना, या अधिशोषित, अधिशोषक, किसी पृष्ठ से या अधिशोषक से अधिशोष्य पदार्थ को, अधिशोष्य पदार्थ को हटाना, क्या कहते हैं, किसी पृष्ठ के, या किसी यूं कह सकते हो कि अधिशोषक पृष्ठ से या अधिशोषक सतह से जो पदार्थ अधिशोषित हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, हटाने की प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विशोषण के नाम से जानते हैं। मैंने जो लास्ट क्लास के अंदर जो वीडियो हमने अपलोड किया था, उसके साथ में एक फोटो भी रखी थी, जिसमें ये भी परिभाषा इसके साथ में लिखी हुई थी, है ना। तो आप उस इमेज को देख के इसकी परिभाषा को नोट कर सकते हो। क्या कहेंगे, एक अधिशोषण के अंदर जो पृष्ठ सतह होती है, उस सतह के ऊपर से अधिशोष्य पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया जो होती है, उसे विशोषण कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जैसे मेकअप करता है ना, तो मेकअप करने के बाद ऐसा हो कि वो एकदम पानी से मुंह धो ले, या फिर ये होता है कि पसीना आए, गर्मी ज्यादा होती है, तो पसीने के साथ साथ ऊपर जो लेप किया हुआ है, वह लेप धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकलता जाता है या उस सतह से हटता जाता है। तो वो एक प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विशोषण की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब अधिशोषण तो हो गया, अब एक शब्द आता है अवशोषण। ये चीज आप जानते हो, अवशोषण, ये कहते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है, और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। दोनों में ये अंतर है, ये अधिशोषण है, ये अवशोषण है। अवशोषण का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा पदार्थ ले हम जो किसी द्रव या ठोस के अंदर प्रवेश करके उसमें समान रूप से व्यवस्थित हो जाए या वितरित हो जाता है, उसे अपन अवशोषण कहते हैं। एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, जैसे अपन लेते हैं ना फॉर्म, तो स्पंज जो होता है, स्पंज को पानी के अंदर डालेंगे, स्पंज को पानी में डालने के बाद बाहर निकालते हो, तो हम क्या देखते हैं कि स्पंज एकदम भारी हो जाता है। इसका रीजन क्या होगा कि स्पंज के अंदर की जो सतह है, उस सतह के अंदर पानी के कण जो होते हैं या पानी की जो बूंदें होती है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है अवशोषण, अवशोषण की प्रक्रिया कहलाएगी। तो अवशोषण का मतलब क्या होगा, किसी पदार्थ का ठोस या द्रव में समान रूप से वितरित होना, समान रूप से क्या होना, वितरित होना, द्रव में समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो आप देखो दोनों में अंतर है। अधिशोषण क्या होगा, जैसे आपने ये पेन ली, ठीक है, इस पेन को पानी के अंदर डाल के बाहर निकाला, तो पानी की जो सतह, पानी जो होता है वह केवल इसकी सतह के ऊपर आएगा, अंदर की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, और ऐसे कैसे आप पेन के स्थान पर, जैसे इसके अंदर की जो ये
जो आती है, निब आती है, इस निब के अंदर जो साथ में जुड़ा हुआ रहता है ना, जिसके अंदर अपन शाई डालते हैं, जैसे ये प्रक्रिया है, देखो ये चीज। अब इसके अंदर ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको पानी में डालोगे तो पानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को अपन अवशोषण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल बनता है, वो आपको याद रखना है। सवाल आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि अवशोषण या ये कह सकते हो अधिशोषण, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताओ। अवशोषण में अंतर, ये आपको ध्यान में रखना है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताने। तो एक सिंपल सी चीज है कि हमने अधिशोषण के बारे में अभी बात की थी, है ना। देखिए अधिशोषण, अब यहां लिखता हूं मैं अधिशोषण और अवशोषण। तो देखो अधिशोषण यहां, ठीक है, और इधर ले लिया अपन ने अवशोषण। तो देखो आप, अधिशोषण की जब बात की जाती है तो अधिशोषण केवल एक क्या है, सतही अभिक्रिया है, सतही प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये तो होती है सतही प्रक्रिया। सतही प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, केवल ये क्या होता है, सतह के ऊपर ही रहती है। जबकि इसमें क्या होगा, ये जो अपन ने परिभाषा बताई है कि सतह की नहीं, सतह के साथ साथ, ठीक है ना, सतह के साथ साथ इसमें पदार्थ जो होता है, पदार्थ के अंदर कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो पदार्थ के अंदर लिखना है आपको, सतह के साथ साथ पदार्थ के अंदर, है ना, पदार्थ के अंदर ये क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। वितरित होना, ये प्रक्रिया होती है। ये किसकी है, अवशोषण की प्रक्रिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये बताइए कि अधिशोषण जो होता है ना, अधिशोषण एक कह सकते हो आप, मतलब पहले इसकी जो दर होती है, यानी अधिशोषण की दर, अधिशोषण की दर जो होती है वो क्या होती है, समान रहती है। यानी यूं होगा कि जैसे अधिशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो अधिशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो जैसे ही अधिशोषण शुरू होगा ना, तो ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक अधिशोषण की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसकी दर यानी उसकी गति जो होती है वो क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन अवशोषण में ऐसा नहीं होता है। अवशोषण में क्या होगा, अवशोषण में प्रारंभ में क्या होगी कि प्रारंभ में आप बताओगे, प्रारंभ में दर तेज होती है। पहले तो क्या होगा, अवशोषण बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है, और बाद में धीमे धीमे, बाद में प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाती है। बाद में प्रक्रिया धीमी होगी। कारण आप बता सकते हो, जैसे है ना, फॉर्म की बात की थी अपन ने, तो फॉर्म में हमने बताया कि फॉर्म को पानी के अंदर डालते हैं, तो पहले तो क्या होगा, पानी एकदम पूरा वो सोख लेगी, अंदर चला जाएगा। लेकिन जब वो फॉर्म पूरा का पूरा पानी में भर जाता है, तो पानी में भरने के बाद फिर आप उसे पानी में डालोगे या उसके ऊपर पानी गिराओगे, तो वो जो अवशोषण की दर पहले थी ना, पहले से क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसके अंदर रिक्त स्थान रहेंगे। रिक्त स्थान नहीं रहेंगे तो सीधी सी बात है, प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन ये जो होती है, ये सतह के ऊपर क्रिया होती है। जितनी मुक्त संयोजकताएं हैं उसके आधार पर वह एक ही समान गति से क्या होती है, आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो देखो, विशोषण मतलब अधिशोषक सतह से अधिशोष्य पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया। अवशोषण किसी पदार्थ का ठोस या द्रव में समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है, अवशोषण, ठीक है। और अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, तो पहला अधिशोषण सतही प्रक्रिया है और अवशोषण क्या है, सतह के साथ साथ अंदर समान रूप से वितरित होता है। दूसरा, अधिशोषण की दर समान रहती है, लेकिन इसमें क्या होगा, अवशोषण में पहले तेज होगी, उसके बाद क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। और तीसरा उदाहरण है, तीसरा तो इसकी आपको याद रखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि इधर अपन बताएंगे ये अधिशोषण की प्रक्रिया है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया के अंदर अपन लेंगे कि ये सिलिका जेल जो होता है, सिलिका जेल द्वारा
सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, ये अधिशोषण, जल वाष्प का अधिशोषण करना। ठीक है, और इसमें आप एग्जाम्पल बताओगे जो तीसरे के हिसाब से भी बता सकते हो। इसमें आएगा कैल्शियम क्लोराइड द्वारा, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, जल वाष्प का अवशोषण। आपको पता है ना, मैं ये अपन ने जो एल्कोहल फिनॉल वाला पार्ट अभी लास्ट लेक्चर के अंदर जो अपन ने किया था, उसमें जो विधियां बताई थी, उस विधियों में आपको बताया गया था कि कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। वाष्प को क्या करता है, वो जल वाष्प को अवशोषित करता है। ठीक है, तो यहां कैल्शियम क्लोराइड इसके अंतर्गत दिया गया है और सिलिका जेल जल वाष्प का क्या करती है, अधिशोषण करती है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो आप ये जो उदाहरण बताया है, इस उदाहरण को कैसे अपन व्यक्त कर सकते हैं, देखिएगा। देखो ये जो है ना उदाहरण, इसको किताब में एक डायग्राम के रूप में भी बताया गया है, तो आप चाहो तो इसका डायग्राम भी बता सकते हो। ठीक है ना, देखिए हमने लिया पहले सिलिका जेल, है ना, अधिशोषण के अंदर। तो क्या करते हैं कि जैसे अब इसमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी जल वाष्प के हिसाब से, है ना। तो देखो ये एक छोटा सा पात्र लिया आपने, ठीक है। अब इस पात्र के अंदर अपन ने ये लगा दी सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल, ठीक है। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जल वाष्प लिए हमने, है ना। ये अपन ले लेते हैं अभी जल वाष्प, मतलब पानी ही ले सकते हैं। दूसरा हमने लिया पात्र जिसके अंदर अपन ने एक बॉक्स, ये इसके अंदर अपन ने भर दिया CaCl2, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड भर दिया और इसके अंदर आपने भर दी है वाष्प, या जल वाष्प भी कह सकते हो, या इसे क्या कह सकते हैं अपन, पानी, पानी भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखो अधिशोषण में, ये अधिशोषण है, तो अधिशोषण के अंदर क्या होगा कि इसके जो कण है, ये कण केवल इसकी सतह के ऊपर यूं क्या होते हैं, अधिशोषित होना शुरू होते हैं। ये सिलिका जेल जो होती है, ये मतलब अर्ध ठोस पदार्थ के रूप में रहता है, तो ये पानी की बूंदें यूं रहेगी। तो हम इसको ये बताएंगे, इसको क्या बताएंगे, जल वाष्प कह सकते हो या जल की बूंदें बता सकते हो। और ये क्या हो रहा है, अधिशोषण, जल वाष्प का अधिशोषण होता है। लेकिन वहां जो हम बता रहे हैं अवशोषण के लिए, तो अवशोषण में क्या करेंगे, जो कैल्शियम क्लोराइड है इसके अंदर भी और इसके ऊपर की सतह पर भी, ये पूरा का पूरा। अब इसमें आप क्या बताओगे, देखो ये ब्लू कलर के डॉट इसीलिए किए हैं, ये होता है जल वाष्प का अवशोषण, ये अवशोषण की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है अवशोषण की क्रिया। तो अधिशोषण और अवशोषण में यही अंतर है कि अधिशोषण में आप बताओगे सतह की क्रिया है, और वो क्या है जिसमें पदार्थ के अंदर, या ये पदार्थ जो होता है द्रव या वाष्प, ये क्या कहते हैं, द्रव या ठोस के अंदर पूर्ण रूप से समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। तो देखो नाम, अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण, ठीक है। अब आता है आगे का अधि हटा दो, अवशोषण में अव हटा दो और विशोषण में वी हटा दो, तो पीछे शब्द रहता है शोषण। नाम दिए हैं, अब क्या करें अपन, इसकी परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाओं के अंतर्गत ही आते हैं। नाम क्या आता है, शोषण। अब देखो आप सिंपल सी वे, शोषण का मतलब हम दो तरीके से ले सकते हैं। विज्ञान, रसायन विज्ञान में तो चलो अपन लेते ही हैं। अवशोषण का मतलब क्या होता है, प्रेशर देना, शोषण करना किसी का। यहाँ पर कोई शोषण वोषण की बात है ही नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना।
नहीं तो क्या होता है कि ऐसा शोषण करना है, कि शोषण कैसे हो रहा है भाई? शोषण का मतलब क्या हुआ? प्रेशर नहीं डाल रहे हम कि आपको शोषण की बात कर रहे हैं, है ना? ये इसमें से लिया है, अधि को हटाया, पीछे शोषण रहा, अवशोषण में अव को हटाया, पीछे शोषण रहा, और विशोषण में वी को हटाया। ये देखो, ये अधिशोषण, अधि शब्द हटाया, अवशोषण और विशोषण, इन सब के अंदर हमने ये पहले वाले अक्षर हटा दिए सारे, तो पीछे क्या रहा? 1 2 3, सब क्या रहा? शोषण। तो ये अलग से एक परिभाषा दी गई है। शोषण का मतलब होता है कि अधिशोषण की, ये अपन कह सकते हो कि वह रासायनिक प्रक्रम, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और अवशोषण, जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं या दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है या साथ साथ चलती है, या क्या होती है? संपन्न होती है। अब देखो, आप पहले अधिशोषण पढ़ा, फिर अवशोषण पढ़ा, अब दोनों को एक साथ मिला दो, और जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? शोषण की प्रक्रिया हो जाएगी, है ना? अब कैसे होती है? तो आपने जैसे पढ़ा है कि कोई भी, अपन ने भी देखा होगा कि जैसे कलर होता है, तो रेसे जो होते हैं ना, कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर जो रेसे पाए जाते हैं, तो रेसों को जब कलर किया जाता है, तो कलर करने के लिए क्या करते हैं? रेसों को एक विशेष प्रकार के रंजक का विलयन बनाया जाता है, और उस विलयन के अंदर रेसे डाले जाते हैं, ठीक है? अब जब रेसे डालते हैं, आप ये ना दैनिक जीवन में रसायन के अंदर पढ़ोगे, आगे अपने केमिस्ट्री के अंदर लास्ट चैप्टर जो है ना, उसमें आएगा रंजक वगैरह क्या होते हैं, रंजक किस प्रकार से, कौन कौन से रंजक होते हैं। तो प्रक्रिया यूं होती है कि जैसे एक, हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। पहला एग्जाम्पल है कि रंजक विलयन, ध्यान देना, रंजक विलयन में रेशों को डालने पर, ठीक है, रेशों को डालने पर अभिरंजित या अभिरंजन की क्रिया होना, अभिरंजन होना। अब अभिरंजन का मतलब ये होता है रंगना। तो ये क्या करते हैं, देखो, ये एक जैसे इसके अंदर कोई रंजक डाल दिया, जैसे अपन मिलाते हैं ना मेथिलीन ब्लू, कार्गो रंजक वगैरह, इस टाइप के कई प्रकार के रंजक पढ़ोगे आप। अब इस रंजक के अंदर रेसे डाल दिए, ठीक है? अब ये रेसे यूं होते हैं एक साथ, इस तरह से इसके अंदर क्या डाल दिए? रेसे। ये क्या है? रंजक, कोई भी कलर का, और ये क्या है? रेसे, ठीक है? तो पहली स्थिति जो होती है, पहली स्थिति में क्या होगा कि ये जो रेसे हैं, इन रेसों के ऊपर की जो सतह होती है, उस पर ये रंजक के कण इस तरह से अधिशोषित हो जाएंगे, ये यूं। अधिशोषण की प्रक्रिया इसके ऊपर यूं रहती है। अब मैं इसमें ब्लू डॉट बता रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन ये हो सकता है कि इसमें कलर तो अलग अलग ही होते हैं, इसको अभी कम तरीके से मतलब दूर दूर बताएं, ठीक है? लेकिन ये होता क्या है कि जैसे ये रेशा है, ठीक है ना, देखो रेशा जो होता है, रेशा क्या है? एक धागा है ये, ठीक है? अब इस धागे के ऊपर रंजक के कण पहले क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। अधिशोषित का मतलब पहले इसकी सतह पर आ जाते हैं यूं, ये इस तरह से, ये ना इसकी सतह के ऊपर आ जाएंगे यूं। अब सतह के ऊपर आने का मतलब क्या हुआ? अधिशोषण की प्रक्रिया हुई। और जैसे ही आपने इस विलयन से इनको बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल के अलग रखेंगे, तो कुछ समय बाद ये कण जो होते हैं, ये इसके अंदर समान रूप से क्या हो जाएंगे? यूं अवशोषित हो जाएंगे,
क्या हो जाएंगे, अवशोषित। यानी पहले इसमें क्या होता है, अधिशोषण होगा और उसके बाद क्या होता है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, ये शोषण का मतलब यही हुआ कि रेशा जो होता है, रेशा रंजक के कणों को पहले अपनी सतह पर अधिशोषित करता है, लेकिन कुछ समय बाद प्रक्रिया ऐसे होती है कि ये जो कण है, आप जानते हैं ना, कपड़ा जो होता है, कपड़े के ऊपर की तरफ, जैसे ये कपड़ा है तो यूं नहीं है कि इसके ऊपर की तरफ ये कण है ना, पहले ऊपर आएंगे फिर उसके अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं इसके अंदर चलती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शोषण कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा इसमें दिया है एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस जो होती है, इसको जब चारकोल पर प्रवाहित करेंगे, किसके ऊपर, चारकोल पर प्रवाहित किया जाता है, तो चारकोल की जो सतह होती है, चारकोल की सतह, जैसे अपन बताए चारकोल क्या है, कोयले का ही होता है पदार्थ, कोयले जैसा। तो देखो ये चारकोल जैसे अपन ने लिया, तो अब ये चारकोल की जो सतह है, ठीक है, कौन सी, ये ऊपर की सतह। तो पहली प्रक्रिया में क्या होगा कि हाइड्रोजन की गैस के जो कण है वो इसकी सतह पर यूं अधिशोषित होते जाएंगे। ठीक है, तो पहले अधिशोषित होंगे और कुछ समय बाद क्या होगा कि इसमें ये कण है इसके अंदर की तरफ भी चले जाते हैं यूं। तो अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सी क्रिया हुई, अवशोषण की क्रिया हो। तो देखो पहला हुआ इसमें अधिशोषण, ये चारकोल लिया हमने, ठीक है। अब चारकोल के ऊपर देखो ये कण है ऊपर की तरफ, तो ये हो रहा है अधिशोषण, ठीक है। और फिर इसके अंदर की तरफ जाते प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो ये अधिशोषण, अवशोषण और इन दोनों को मिलाकर जो प्रक्रिया चलती है, इसे हम क्या कहते हैं, शोषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब हम इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं। ठीक है, वो है कि जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, इसका एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, वो है आपके ऊष्मागतिकी संभाव्यता। एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अधिशोषण की ऊष्मागतिकीय संभाव्यता, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमने क्लास 11th के अंदर जो ऊष्मागतिकी वाला पार्ट पढ़ा है ना, उसके अंतर्गत छोटा सा पॉइंट दिया गया। ठीक है। अब इस पॉइंट में सबसे पहले एक परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, वो है मोलर अधिशोषण। मोलर अधिशोषण ऊष्मा, कौन सी, मोलर अधिशोषण ऊष्मा। ठीक है, इसकी परिभाषा ध्यान रखिएगा। इसकी परिभाषा ये है कि अधिशोषण प्रक्रम में ध्यान दीजिएगा, अधिशोषण प्रक्रम में जब एक मोल, कितना, एक मोल अधिशोष्य पदार्थ, एक मोल अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर, किसकी, अधिशोषक सतह पर क्या होता है, अधिशोषित होता है। क्या होता है, अधिशोषित होता है। तो इस प्रक्रम में मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। ये आपको परिभाषा ध्यान रखनी है। क्या कहते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, सॉरी। ठीक है ना। देखो ध्यान दीजिएगा कि
अधिशोषण प्रक्रम में जब 1 मोल अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होगा, वर्ड बार बार अधिशोषित आ रहा है, आप सिंपल वे में देखिए, ये जो दीवार है, दीवार पर हम कोई अधिशोषण की प्रक्रिया करवाते हैं, तो जब अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया के दौरान जो ऊष्मा मुक्त होती है उस ऊष्मा को नाम क्या दिया गया है, मोलर अधिशोषण ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। अब पदार्थ की मात्रा ले ली, कितनी, 1 मोल, तो 1 मोल अधिशोष्य पदार्थ इसकी सतह पर या अधिशोषक की सतह पर जब अधिशोषित होगा या उससे जुड़ेगा तो उसमें क्रिया जैसे बाहर ऊष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, तो मुक्त ऊष्मा होती है, इसलिए ये प्रक्रम जो होता है ऊष्मा गतिकी का, इस प्रक्रम को हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के नाम से जानते हैं। क्या नाम होगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। यानी अधिशोषण जो होता है वह कौन सा प्रक्रम कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाएगा। और ऊष्मा निकल रही है इसलिए डेल्टा एच यानी एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन। तो एंथैल्पी में परिवर्तन को अपन डेल्टा एच के द्वारा दर्शाते हैं, है ना। तो डेल्टा एच का मान हमेशा इस क्रिया में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जब गिब्स ऊर्जा की बात करते हैं तो ये आपने पढ़ा है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपने ऊष्मा गतिकी का प्रक्रम पढ़ा है जिसे क्या कहते हैं, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अधिशोषण की प्रक्रिया हमेशा कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। और ध्यान रखिएगा जब गैस जो होती है, गैस के कण अगर अधिशोषित होंगे तो कणों का संचलन नहीं होगा, इसीलिए, है ना, ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो एंट्रोपी का मान है, एंट्रोपी को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं अपन, डेल्टा एस के द्वारा। ये क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन। ये क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो एंट्रोपी में परिवर्तन, आपको पता है ना, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है और एंट्रोपी को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, डेल्टा एस के द्वारा। मतलब गैस के कणों की जो बिखरी हुई अवस्था होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे भौतिक और रासायनिक अधिशोषण और अधिशोषण के आगे के प्रभाव। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।